सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं संधारित्र की धारिता क्या होती है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा बच्चों कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल क्या होता है, अच्छी अवस्था के लिए किसी बिंदु पर पॉइंट चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल जनरेट होता है, निरक्षीय अवस्था के लिए समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा किया। तो बच्चों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि संधारित्र की धारिता क्या होती है। बच्चों संधारित्र की धारिता जानने से पहले थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन हम आपको बताते हैं। जैसे बेसिक क्या होता है, चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बद्ध आवेश क्या होता है। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं चालक, जिसको हम बोलते हैं बच्चों कंडक्टर। चालक क्या होता है बच्चों, चालक वह पदार्थ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्लो हो सकते हैं, अर्थात जिसमें विद्युत का प्रवाह किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, चालक। विद्युत का प्रवाह होने का मतलब हो गया कि उसमें इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं। उस वस्तु में, उस पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो उस वस्तु को हम कहेंगे कि वो क्या है, चालक। अब बात आती है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, प्रवाहित होते हैं, और किसमें नहीं होते हैं, और जो प्रवाहित होते हैं इलेक्ट्रॉन उन्हें क्या कहते हैं, जो नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो बच्चों चालक क्या हुआ कि चालक वह पदार्थ होता है जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से किया जा सके। विद्युत का प्रवाह किसके द्वारा होता है बच्चों, आवेश के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो होंगे विद्युत का प्रवाह उस पदार्थ में नहीं होगा। बच्चों एक चीज विशेष ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में प्रवाहित होते हैं ठीक उसके अपोजिट धारा का दिशा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है तो जो धारा होगा इसका डायरेक्शन उसके अपोजिट होता है। बच्चों प्लस आवेश जो होता है जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, वो क्या विद्युत उत्पन्न कर सकता है। तो आज अभी हम चर्चा करते हैं कि ये धन आवेश अर्थात प्रोटॉन धारा क्यों नहीं उत्पन्न करता है। तो एक चीज हमने बच्चों जान लिया कि धारा जब भी उत्पन्न होगी किसके द्वारा उत्पन्न होगी, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा। इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरित होंगे तभी जो है विद्युत का प्रवाह होगा। तो चालक हो गया बच्चों जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से किया जा सके, उसे चालक कहेंगे। और दूसरा होता है बच्चों अचालक। अचालक अचालक क्या होता है बच्चों, जिसको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं, या एक नाम और होता है डाई कंडक्टर बोलते हैं इसको, डाई कंडक्टर, डाई कंडक्टर या इंसुलेटर भी बोलते हैं बच्चों, जिसमें विद्युत का प्रवाह न किया जा सके। इसका एग्जाम्पल में अगर हम चर्चा करें बच्चों, क्या होता है, लोहा हो जाए, एल्यूमिनियम हो जाए, तांबा हो जाए। और अचालक क्या होता है, जिसमें विद्युत का प्रवाह ना किया जा सके। विद्युत का प्रवाह किसमें नहीं होगा बच्चों, जैसे रबर हो जाए, फाइबर हो जाए, चीनी मिट्टी हो जाए इत्यादि, ये सब क्या है, सूखी लकड़ी हो जाए, वो अचालक है। तो बच्चों विद्युत का प्रवाह केवल किसमें होगा, चालक में होगा। अचालक में तो विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, एक स्थान से दूसरा स्थान पे गति करेंगे, तब करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन के बहने के ठीक विपरीत दिशा में। इसके बाद बच्चों बात आती है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन या इसको बोलते हैं बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो कि कोई भी तत्व है उसके मध्य में एक धनावेशित भाग होता है, कोई भी परमाणु है उसके मध्य में क्या होता है बच्चों, एक धनावेशित भाग होता है, जिसमें क्या होता है उस धनावेशित भाग को हम बोलते हैं न्यूक्लियस या नाभिक बोलते हैं। बच्चों इस नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, इस नाभिक के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है।
बच्चों न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। प्रोटॉन पर हमेशा प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा ऋण आवेश होता है। तो बच्चों अब इस पर कोई आवेश नहीं है, प्रोटॉन पर धन आवेश, इसके कारण नाभिक आपका कैसा होता है, धनावेशित होता है। और ये परमाणु कैसा होगा बच्चों, परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। किसी भी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की जो संख्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो बच्चों प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों के बराबर है, कहने का मतलब धनावेश जो है ऋणावेश के बराबर है। तो जिसके कारण अगर प्लस माइनस बराबर है तो परमाणु के कौन सा आवेश आ जाएगा, जो आपका परमाणु होता है बच्चों हमेशा कैसा होता है, उदासीन। किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। उदासीन बच्चों क्यों होता है, क्योंकि उस परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल किसके होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अर्थात धनावेशित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है या प्रोटॉनों की संख्या वह ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो बच्चों मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए सोडियम है, इसका बच्चों परमाणु क्रमांक 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 1। अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अगर स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके का होगा। तो नाभिक हो गया बच्चों, ये है नाभिक, इसमें कौन होगा, प्रोटॉन है, ये इसको हम मान लीजिए नाभिक है बच्चों। ये इनकी कक्षाएं हो गई, ऑर्बिट जिसको बोलते हैं। तो पहली कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी कक्षा में बच्चों कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। बच्चों एक चीज विशेष ध्यान देना केमिस्ट्री में, जब भी हम ये इलेक्ट्रॉनों का प्रदर्शन करते हैं तो उसमें क्या करता है, पहले 4 एकल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो पेयरिंग करना शुरू कर देते हैं, जोड़ा। ऐसा नहीं है कि इन चारों इलेक्ट्रॉनों को, 8 इलेक्ट्रॉन को हम कहीं भी दर्शा सकते हैं। ये मेथड आपका कोई बताता है कि 100% रॉन्ग है। वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पहले चारों स्थान पे एक एक इलेक्ट्रॉन होने के बाद जो बचेगा वो पेयरिंग करना शुरू कर देता है। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो यहाँ से ये जो बाह्य कोश है, बाह्य कोश, इस बाह्य कोश को ही बोलते हैं बच्चों संयोजी कोश। क्या बोलते हैं, संयोजी कोश। बैलेंस सेल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, बैलेंस सेल, बैलेंस सेल। तो बच्चों इस संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, जो संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन है, इसी को बोलते हैं बच्चों संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और यही जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, अर्थात बैलेंस सेल में उपस्थित जो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वही किसी अभिक्रिया में भाग लेता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है। वो क्या होता है, जब किसी से रिएक्शन होता है वो फटाक से निकल करके रिएक्ट हो जाता है। तो भाग कौन ले रहा है, या गति के लिए स्वतंत्र कौन है, संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन। अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन ये क्या है, गति के लिए स्वतंत्र है। अर्थात इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहा बच्चों कि बाह्य कोश में किसी तत्व के परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब शेष बचा क्या, इसके अंदर जो है ये तो भाग नहीं ले रहे हैं, यही क्या हो गया बच्चों, प्रोटॉन। इसको हम बोलते हैं क्या है, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहो, या उसी को हम बोलते हैं बद्ध आवेश। ये जो इसके अंदर के कक्षक में, कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसे हम क्या कहेंगे, बद्ध इलेक्ट्रॉन या बद्ध आवेश कहेंगे। और संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, या फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे, या मुक्त इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग लेता है, और यही इलेक्ट्रॉन जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं उस पूरे सर्किट में करंट का फ्लो होने लगता है। तो बच्चों बात समझ में आ गई कि जब भी धारा का प्रवाह होगा किसके द्वारा होगा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। कौन से इलेक्ट्रॉन के द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगा। तो आइए इसके बाद चर्चा करते हैं बच्चों कैपेसिटर क्या होता है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, जिसे हमें आज इस वीडियो में पढ़ना है कि क्या कैपेसिटर क्या होता है, धारिता क्या होती है। संधारित्र बच्चों जैसा कि आप हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हो
कि एक होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसा होता है बच्चों? रेजिस्टेंस कुछ इस आकार का होता है, ये रेजिस्टेंस है बच्चों। किससे डिनोट किया जाता था? आर, जिसको आप बोलते क्या थे? प्रतिरोध। अब उसके स्थान पे इसी के सिमिलर एक पॉइंट और आपको मिला बच्चों, इसको हम कहेंगे धारिता। इसी से डिनोट करते हैं, इसी के बारे में हमको चर्चा करना है। इसके बाद बच्चों जब आपका मैग्नेटिक या चुंबकत्व चलने लगेगा तो इसमें एक चीज मिलेगा, प्रेरकत्व होता है, जिसको हम यल से डिनोट करते हैं, वो आपका होगा प्रेरकत्व हो जाएगा, यल से डिनोट किया जाता है। तो ये तो बात की बात है। तो आज की इस वीडियो में क्या पढ़ना है बच्चों? केवल सी के बारे में पढ़ना है, धारिता क्या होती है। तो बच्चों धारिता क्या होती है? पहले इसका आंसर लेते हैं कि धारिता है क्या। जैसे बच्चों धारिता एक तरह से कह ली जाए कि आवेश को संग्रहण करने की एक माप होती है। कहने का मतलब ये हो गया बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई वर्क है, उसको करने के लिए भाई अगर उसको करना है तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो तक होता है। भाई कोई कार्य हमको करना है, उसका स्टार्टिंग जो होगा वो तक होगा, और जब वो कार्य स्टार्ट हो जाएगा तो अपने आप धीरे धीरे होने लगता है। कहने का मतलब बच्चे हो गया, जैसे मान लीजिए पंखा है, पंखे को चलाना है, पंखा आपका 5 एम्पियर से 10 एम्पियर 15 एम्पियर के बीच करंट मिलता है, और आपके सर्किट का जो धारा का प्रवाह आपके यहाँ हुआ है उसका मेन फ्यूज 25 से 50 एम्पियर के बीच होता है। तो बच्चे उसको चलाने के लिए, या एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मोबाइल फोन की जो फ्लैश है, जब उससे फोटो खींचा जाता है वो कम से कम 25 एम्पियर की करंट लेती है, लेकिन उसमें जो बैटरी लगी, जिसे हम पेंसिल बैटरी भी बोलते हैं, उसकी क्षमता क्या होती है? 1.5 से 2 एम्पियर होती है। तो बच्चों फ्लैश कैसे चलता है? कहने का मतलब वो जो उसमें रेजिस्टेंस लगा है, सॉरी उसको बोलते हैं कंडेंसर, वो जो लगा है क्या करता है कि धारा को पहले एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन अपने में संग्रहण करता है, इसके बाद एक बार में उसको सडनली क्या करता है? दे देता है। इलेक्ट्रॉन का संग्रहण करता है, इसके बाद धीरे 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 जब उसकी क्षमता हो जाती है उस फ्लैश को जलाने के लिए वो एक बार में क्या कर देता है? दे देता है। तो कहने का मतलब यह धारिता क्या है? संधारित्र एक प्रकार की युक्ति है। क्या है कि वह इलेक्ट्रॉन को अपने में एब्जॉर्ब करती है, किसी भी कोई भी युक्ति है, कोई भी यंत्र है, उसको एक बार में क्या करती है? दे देती है। तो आवेशों को संग्रहण करने की ये माप होती है। ये किसी भी आकार की होती है। यहां हम लिख सकते हैं कि धारिता क्या होती है? आवेशों को संग्रहण करने की माप। होती है। तो कहने का मतलब है बच्चों, अच्छा आवेशों को संग्रहण करने का मतलब, आवेशों को संग्रहण करने का मतलब इसको एक चीज और हम बोल सकते हैं बच्चों, वैद्युत ऊर्जा जो इकट्ठा कर रहा है, क्या कर रहा है? वैद्युत ऊर्जा अपने में एब्जॉर्ब कर रहा है। भाई वैद्युत ऊर्जा का मतलब इलेक्ट्रॉन बांधने का मतलब क्या हो गया कि वैद्युत करंट का, वैद्युत करंट मतलब वैद्युत ऊर्जा का प्रवाह। जैसे मान लीजिए बैटरी है, बैटरी का कार्य क्या होता है बच्चों? बैटरी क्या करती है? केमिकल ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा मतलब वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने का मतलब हो गया कि वैद्युत ऊर्जा को वो अपने में पहले स्टोर करती है, इसके बाद एक बार में क्या करती है? उसे हमको दे देती है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? धारिता क्या होता है कि वो अपने में आवेश को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करती, इसके बाद एक बार में उस यंत्र को दे देती है। तो ये क्या हुआ? एक प्रकार की युक्ति है जो इलेक्ट्रॉन को या आवेशों को अपने में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ये जो आपका रेजिस्टेंस होता है पंखे में, वही क्या है? धारिता रेजिस्टेंस संधारित्र होता है बच्चों। ये किसी भी शेप साइज का हो सकता है, हमारी बात नहीं कि ऐसा है, किसी भी शेप साइज का होता है। इसका कार्य क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन को अपने में स्टोर करना और एक बार में उस यंत्र को दे देना, और जब उसको दे देता है उस यंत्र को, जब कार्य स्टार्ट हो जाता है तो कार्य ऑलरेडी क्या होता है? तो यहां से कहने का मतलब जब उस यंत्र को आवेश दिया जाएगा
तो उस यंत्र का भाई आवेश जितना ज्यादा देंगे विभवांतर का मान उतना ज्यादा होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है बच्चों की V बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R। कहने का मतलब किसी न किसी कंडीशन में भी आवेश पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है चार्ज पे। भाई चार्ज का मान ज्यादा है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, चार्ज का मान कम होगा तो पोटेंशियल विभवांतर क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर उस यंत्र को, उस पदार्थ को जितना ज्यादा आवेश देंगे विभवांतर का मान भी उतना बढ़ता जाएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ से कांस्टेंट पर हटाया जाए तो Q इक्वल टू मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलता है C। ये C क्या है बच्चों, एक नियतांक है, और इसी नियतांक को बोलते क्या है बच्चों, धारिता बोल देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम धारिता का मान फाइंड करें बच्चों, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V हो जाएगा। तो धारिता की डिफिनेशन यहाँ से क्या हो सकता है बच्चों, कि किसी पदार्थ को दिया गया आवेश और उस आवेश के कारण उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को धारिता कहते हैं। किसी पदार्थ को दिया गया आवेश और विभवांतर के अनुपात को, विभवांतर के अनुपात को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। धारिता कहते हैं बच्चों। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, सी से। इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया कि आवेश और विभवांतर का जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है, धारिता कहलाता है। तो बच्चों अगर यहाँ से इसका मात्रक निकालना हुआ या डायमेंशन फार्मूला, तो यहाँ से आइए चर्चा कर लेते हैं कि डायमेंशन फार्मूला क्या है, मात्रक क्या है। तो बच्चों सी का अगर हम मात्रक निकालें का मात्रक क्या होगा बच्चों, सी का मात्रक क्या है, यहाँ से क्यू क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलॉम। विभवांतर का मात्रक क्या होता है बच्चों, वोल्ट, कूलॉम प्रति वोल्ट। और टोटल इसी को मिला करके क्या बोलते हैं बच्चों, फैरड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैरड। फैरड बच्चों अगर यहाँ से मान लीजिए फैरड की डिफिनेशन देना हुआ तो आप कहेंगे कि किसी पदार्थ को 1 कूलॉम आवेश देने पर उत्पन्न विभवांतर यदि 1 वोल्ट है और उन दोनों का जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा, 1 फैरड कहलाएगा। यहाँ से इसके कुछ अन्य मात्रक भी है, जैसे माइक्रो फैरड होता है, माइक्रो फैरड। इसको लिखते हैं बच्चों ऐसे, इसका प्रतीक है 1 माइक्रो फैरड इक्वल टू होता है 10⁻⁶ फैरड। और होता है बच्चों पिको फैरड, इसके कुछ अन्य मात्रक हैं, पिको फैरड। 1 पिको फैरड, 1 पिको फैरड इक्वल टू होता है बच्चों 10⁻12। इससे हो गया कुछ अन्य मात्रक थे इस करके। इसके बाद हम मात्रक पर अगर चर्चा करें, इसका सॉरी मात्रक में बीमा, बीमा क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला। तो बच्चों यहाँ से C इक्वल टू मिला क्या, Q बाई V। तो Q की बीमा क्या होती है बच्चों, Q की बीमा होती है 80। यहाँ से बच्चों अगर हम मात्रक से कैसे बीमा निकालते हैं, आइए इसमें हम सीखते भी हैं कि मात्रक से कैसे बीमा निकालते हैं, या जाने दीजिए लंबा हो जाएगा। Q इक्वल टू क्या होता है बच्चों, I। तो यहाँ से और V बराबर क्या होता है बच्चों, ध्यान दो, V बराबर होता है W बाई Q, V बराबर W/Q। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू W बाई Q। मान अगर रखें बच्चों तो यहाँ से हो जाएगा W/Q। Q का मान क्या होता है बच्चों, I × T।
तो यहाँ से C इक्वल टू आ जाएगा Q के स्थान पे IC बटा V के स्थान पे हो गया W बाई IC। ये बच्चों IC ऊपर जाएगा तो हो जाएगा I 2 हो जाएगा I स्क्वायर C स्क्वायर बटा W। I क्या है बच्चों? करंट। करंट की बीमा क्या होती है? A स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। C क्या है? टाइम। टाइम की बीमा होती है C स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। कार्य की बीमा क्या होती है बच्चों? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल की बीमा होती है mLT पावर -2, विस्थापन का L हो जाएगा mL स्क्वायर हो जाएगा T पावर -2। क्या हो गया बच्चों? mL स्क्वायर T पावर -2। ऊपर जाएगा बच्चों, ये m पावर +1 है, ऊपर जाके माइनस में होगा तो m पावर -1, L ऊपर जाएगा L पावर -2 और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा T पावर कितना हो जाएगा? 2a जाके प्लस हो जाएगा T पावर 4 और a पावर कितना है? 2 है। ये हो गया इसका दूरी सूत्र। तो बच्चों आइए इसके बाद चर्चा करते हैं कि अगर कोई गोलीय संधारित्र है उसकी धारिता कितनी होगी। गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी होगी? बच्चों मान लीजिए कोई एक गोलीय संधारित्र है, A त्रिज्या का या R त्रिज्या का, कुछ भी आप मान सकते हैं बच्चों। क्या है? गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की धारिता। बच्चों मान लीजिए मेरे पास एक गोला है, इस गोले की त्रिज्या मान लीजिए R है। बच्चों जब इस गोलीय संधारित्र को +Q आवेश दिया गया, मान लीजिए इस गोलीय संधारित्र को कितना आवेश दिया गया बच्चों? +Q आवेश दिया गया। तो जैसे ही इस संधारित्र को, गोलीय संधारित्र को Q आवेश दिया जाता है तो एक Q आवेश इस पूरे संधारित्र के पृष्ठ पर क्या होता है? एक समान रूप से वितरित हो जाता है, फैल जाता है। अब अगर इस गोलीय संधारित्र के किसी भी बिंदु पर विभवांतर फाइंड करना हुआ तो कितना होगा बच्चों? इसके लिए हमको मानना होगा कि ये जो Q आवेश है इसके सेंटर पे हो जाए। अगर एक Q आवेश इसके सेंटर पे होगा तो इसके पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर हम विभवांतर फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों अगर Q आवेश, यदि जो +Q आवेश है गोले के कहां पे हो जाए? केंद्र पर हो। गोले के केंद्र पर हो बच्चों, अगर गोले के केंद्र पर हो गया तब विभवांतर भी इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R। सपोज करिए एक माध्यम में रखा गया, परावर्तांक में रखा गया है, इसका परावर्तांक मान लीजिए है, चाहे वो मोम का हो चाहे लकड़ी कागज कुछ भी हो, यहाँ हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई R। तो बच्चों अगर इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर हम पोटेंशियल फाइंड करें विभवांतर, विभव कितना होगा? सबके स्थान पर उतना ही होगा। तो यहाँ से ये तो विभवांतर हो गया। हमको फाइंड क्या करना है बच्चों? उस गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी होती है। तो बच्चों गोलीय संधारित्र की धारिता या संधारित्र की धारिता का फार्मूला भी आपने पढ़ा, C = Q बाई V। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों C = Q बाई V का मान क्या है बच्चों? 4πε0 के 1/4π × Q बाई R हो गया बच्चों। यहां से क्या हो जाएगा? C क्या हो गया? Q बाई V। V का मान बच्चों कितना है? 1/4πε0 के Q बाई R। तो यहाँ से Q कैंसिल हो जाएगा, एक पूरा टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? ऊपर जाएगा तो C आ जाएगा 4πε0 के R। ये हो गया बच्चों गोलीय संधारित्र की धारिता। बच्चों अगर मान लिया जाए ये जो आपका गोलीय संधारित्र है उसके मध्य निर्वात हो जाए, यदि संधारित्र जो है आपका के मध्य
निर्वात में निर्वात है, संधारित्र निर्वात में है मान लीजिए। तो यहाँ से तब उसकी धारिता C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। उसके लिए K का मान निर्वात के लिए क्या होता है बच्चे 1 होता है, तो यहाँ से K इक्वल टू 1 हो जाएगा, आ जाएगा केवल R। तो यहाँ से अगर इन दोनों का रेशियो निकालें तो हो जाएगा C/C डैश इक्वल टू, या C डैश को हम C0 भी लिख सकते हैं, C0 पढ़ते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा C की जो वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, R से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा C/C0 इक्वल टू K, जहां से क्या होगा बच्चों माध्यम का परावैद्युतांक है। ये हो गया बच्चों गोली संधारित्र की धारिता। इसमें बच्चों क्या है कि रेडियस आप कुछ भी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, x ले सकते हैं, r ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे हमारे नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।